मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि कल तक के लेक्चर में हमने समन के बारे में बात की थी कि समन से रिलेटेड क्या प्रोविजंस है, समन किस प्रकार से तामील किया जाता है डिफरेंट कंडीशंस में, और उसके बाद मैंने कल ये कहा था कि अगर समन पे वो व्यक्ति हाजिर नहीं होता है जिसके अगेंस्ट समन जारी किया जाता है तो उस कंडीशन में फिर अरेस्ट की कार्रवाई की जाती है और फिर वेलेबल वारंट और फिर नॉन वेलेबल वारंट जारी किया जाता है। तो वारंट से रिलेटेड प्रोविजन सीआरपीसी के सेक्शन 70 से 81 में दिया गया है, जिसको हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले स्लाइड पे आपको दिख रहा है कि वारंट ऑफ अरेस्ट सेक्शन 70 to 81। तो सबसे पहले सेक्शन 70 में क्या दिया रखा है? 70 में है फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। तो अरेस्ट के वारंट कितने तरह के होते हैं, यानी प्रकार कितने हैं, और उसका ड्यूरेशन यानी टाइम कितना होता है, कितने समय के अंदर उसको अरेस्ट किया जा सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 70 सब क्लॉज 1, दो सब क्लॉज है इसमें। 70 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि न्यायालय इस संहिता के अधीन जारी किया गया गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट लिखित रूप में और ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा भी लगी होगी। तो तीन बातें इसमें कही गई हैं। एक तो वारंट लिखित होगा, दूसरा जिस न्यायालय के द्वारा जारी किया जाएगा उसके पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होगा, और तीसरा कि उस न्यायालय की सील लगी हुई होगी। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मान लीजिए 2 नंबर में, और जिसमें 20 शब्द में आंसर लिखना होता है, तो आपको ये रनिंग लैंग्वेज लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको लिखना सिर्फ इतना है कि एज पर सेक्शन 70 सब क्लॉज 1 द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द वारंट इज नंबर 1 इट शुड बी रिटेन। इतना भी नहीं लिखें आप, केवल लिखने रिटेन, साइंड एंड सील्ड, तो आपका काम हो जाएगा। एनीवे, सेक्शन 70 सब क्लॉज 2 इसी तरह से है। ऐसा प्रत्येक वारंट जब तक प्रवर्तन में रहेगा तब तक वह उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है या जब तक वह निष्पादित नहीं कर दिया जाता है। यानी उस वारंट की वैलिडिटी का ड्यूरेशन क्या होगा? तो या तो उसे जिस न्यायालय ने जारी किया उसे रद्द कर दे या उसका एग्जीक्यूट कर दिया जाए। यानी ये एक ऐसा वारंट है जो कि अगर एक बार तर्कस से निकल गया तो निशाने पर लग के ही उसका समय समाप्त होगा वो। तो यानी कि जिसको वारंट इशू किया गया वो व्यक्ति या तो जिसके अगेंस्ट इशू किया गया उसको अरेस्ट करके न्यायालय में पेश कर दे या न्यायालय इटसेल्फ उसको रद्द कर दे। यही दो कंडीशन है जबकि वो वारंट रद्द हो सकता है, अदरवाइज वो एग्जिस्टेंस में रहेगा। तो इस तरह से सेक्शन 70 केवल दो बातें बताता है कि वारंट के फॉर्म क्या होते हैं, यानी उसके तरीके क्या है, और उसका एग्जिस्टेंस का ड्यूरेशन क्या है। ठीक है। नेक्स्ट 71 पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। ये जो है प्रतिभूति ले जाने के निर्देश देने की पावर्स को इंडोर्स करता है ये प्रोविजन। इसमें भी सेक्शन 71 के 3 सब क्लॉज हैं, जिसमें से सब क्लॉज 1 क्या कहता है? जैसा कि मैंने पहले कह चुका हूं कि इंग्लिश वर्जन स्लाइड्स पे है और इसका हिंदी वर्जन मैं ओरल बोल दूंगा। तो सेक्शन 71 सब क्लॉज 1 ये इस तरह से है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा स्वविवेकानुसार यह निर्देश दे सकता है कि यदि वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष विनिर्दिष्ट समय पर और तत्पश्चात जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता है तब तक वह अपनी हाजिरी देने के लिए पर्याप्त प्रतिभूओं सहित बंद पत्र निष्पादित करता है, तो वह अधिकारी जिसे वारंट निर्दिष्ट किया गया है ऐसी प्रतिभूति लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा। ठीक है। इसका मतलब सिंपली ये है, ये बेलेबल वारंट के कंडीशंस हैं। बेलेबल वारंट एक्चुअली होता क्या है? बेलेबल वारंट ये होता है कि जैसे समन से आप इसका पहले डिफरेंस समझ लीजिए।
समन में क्या होता है कि समन उस व्यक्ति को तामील की जाती है जिसको न्यायालय में हाजिर करवाना है। तो अगर वो इंडिविजुअल पर्सन है तब तो उसको समन तामील की गई, उसकी रिसीविंग लेकर न्यायालय में जमा कर दी गई, इसका मतलब कि समन तामील हो गया। और अगर वो व्यक्ति इंडिविजुअल नहीं है, कोई कॉर्पोरेट है, कोई सोसाइटी है, या वो व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, उसकी जगह किसी और को समन तामील की गई, तो समन कैसे तामील की जाएगी, ये पूरा का पूरा आप सेक्शन 61 से लेकर और 69 तक पढ़ चुके हैं। अगर समन तामील हो गया, उसके बावजूद ये न्यायालय में नहीं आया, आमतौर पर तो कोई व्यक्ति आ जाता है, लेकिन अगर वो नहीं आता है तो न्यायालय उसको वारंट इशू करती है। और अगर वारंट पर वो आने के लिए तैयार है या वो अपनी विलफुल कंसेंट देता है कि नहीं मैं आ जाऊंगा, और जिस व्यक्ति के द्वारा वारंट एग्जीक्यूट किया जाना है उसको भी ये विश्वास हो जाता है कि नहीं ये व्यक्ति आ जाएगा, तो वहां पर 71 ये पावर देता है कि वो उससे कोई प्रतिभूति लेकर यानी गारंटी लेकर वो उसे अरेस्ट नहीं करेगा, या अगर अरेस्ट कर चुका है तो छोड़ देगा, ताकि वो निश्चित तिथि पर न्यायालय में आ जाए। लेकिन यहाँ पर वो ऐसी प्रतिभूति तब लेगा जब न्यायालय उसमें एंडोर्समेंट किया हुआ हो, न्यायालय एंडोर्स कर चुका हो। तो आमतौर पर क्या होता है कि वेलेबल वारंट पे लोग आ ही जाते हैं, क्योंकि अगर नहीं आते हैं तो फिर वो नॉन वेलेबल वारंट हो जाता है। और ऐसे कंडीशन में नॉन वेलेबल वारंट पे भी जब पुलिस उसको अरेस्ट करके लाती है तो न्यायालय में 2 मिनट लगते हैं, वो अपना बेल बॉन्ड एक्सिक्यूट कर देता है और फिर चला जाता है। तो इस तरह से 71 सब क्लॉज 1 में सिर्फ ये बताया गया है कि कब उसे बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो न्यायालय का ये विवेकाधिकार है कि क्योंकि केवल न्यायालय में उसकी हाजिरी करानी होती है, तो उसको पकड़ के और बेल कैंसिल करके और जेल में रखने का कोई मतलब नहीं है। तो न्यायालय जब इस बात की तस्दीक कर लेता है कि भाई वो भागेगा नहीं और अगली तारीख पर आ जाएगा, हो सकता है कि समन की उसको प्रॉपर जानकारी नहीं मिली हो या नॉन वेलेबल वारंट की भी सही जानकारी उसे नहीं मिल पाई हो, तो ऐसे कंडीशन में नॉन वेलेबल वारंट पे जब वो न्यायालय में हाजिर होता है तो वो बेल प्लीड करता है और उसको प्रतिभूति पर, गारंटी पर, जमानत पर उसे बेल मिल जाती है और फिर वो अगली तारीख से आना शुरू कर देता है। 71 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि पृष्ठांकन में निम्नलिखित बातें कथित होगी, यानी जो सेक्शन 70 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत न्यायालय पृष्ठांकन करेगा, एंडोर्समेंट करेगा, उस एंडोर्समेंट में कौन सी बातें वो लिखेगा। तो एंडोर्समेंट में लिखेगा प्रतिभूओं की संख्या, यानी कितनी जमानतदार लिए जाएंगे। सामान्य तौर पर 2 जमानतदार देने पड़ते हैं। वह रकम जिसके लिए क्रमशः प्रतिभू और वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है आबद्ध होने हैं। तो यहाँ पर ये जो रकम है ये एक्चुअली उस व्यक्ति के स्टेटस के अकॉर्डिंग होता है। सामान्य तौर पर अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है, जनरली न्यायालय 20-20 हजार के 2 जमानत देती है, लेकिन अगर वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा उसका सोशल स्टेटस हाई है और 20,000 रुपए उसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में न्यायालय कई बार 5 लाख की भी जमानत तय करती है। जैसे आपने सुन रखा होगा कुछ फिल्म स्टार्स वगैरह है, तो उन कंडीशन में वो 5 लाख रुपए की जमानत भी देनी पड़ती है। तो इस तरह से ये न्यायालय के पूरी तरह से डिस्कशन पर डिपेंड करता है कि न्यायालय कितनी जमानत राशि तय करता है। और तीसरा ग या सी, वह समय जब न्यायालय के समक्ष उसे हाजिर होना है। तो न्यायालय उस एंडोर्समेंट में डेट भी डालता है कि किस डेट पर उसको न्यायालय में हाजिर करना है। तो जनरली 1 महीने का टाइम तो होता ही होता है। जिस दिन उसको नॉन वेलेबल वारंट इशू किया जाता है उसके 1 महीने बाद की तारीख जनरली होती है, या ये कह लीजिए कि जिस तारीख पर उसे हाजिर होना था और हाजिर नहीं हुआ तो उस दिन नॉन वेलेबल वारंट इशू होता है और अगली तारीख सामान्य तौर पर सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत 30 दिन से कम नहीं होती। हालांकि इसमें कोई नियम नहीं है कि 30 दिन ही होगा, 10 दिन बाद भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर अगले महीने की तारीख पड़ जाती है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट सेक्शन 71 सब क्लॉज 3 ये क्या कहता है कि जब कभी इस धारा के अधीन प्रतिभूति ली जाती है तब वह अधिकारी जिसे वारंट निर्दिष्ट है बंद पत्र न्यायालय के पास भेज देगा। यहाँ पर वह व्यक्ति जिसे वारंट निर्दिष्ट है, इसका मतलब क्या है? सामान्य तौर पर वारंट जो है वो पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होता है।
समन, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि समन तो न्यायालय का कोई कर्मचारी लेकर जाता है, ठीक है, और वारंट हमेशा पुलिस वालों के द्वारा ही एग्जीक्यूट किया जाता है। तो सामान्य तौर पर जिस थाना के हल्के क्षेत्र में, जिस थाना क्षेत्र के एरिया में वो व्यक्ति रहता है, उस थाना अधिकारी को वारंट जारी किया जाता है कि उसे अरेस्ट करके और न्यायालय में पेश करो, और वो खुद जाता है या अपने किसी मातहत को भेज देता है। और कई बार समन की जानकारी नहीं होती है तो वो व्यक्ति को न्यायालय थाने में बुला भी लिया जाता है, उसको बताया जाता है, और हो सकता है कि इग्नोरेंस एक्चुअल में हो तो वहां पर थाने में ही वो मुचलका दे देता है, तो उसको जाने दिया जाता है और बता दिया जाता है कि अगली तारीख पर आपको न्यायालय में हाजिर होना है। तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो समन के जस्ट बाद की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 72, वारंट्स टू हुम डायरेक्टेड। वारंट जो है किसको निर्दिष्ट होंगे, यानी किसको ये आदेश दिया जाए। वारंट एक तरह का न्यायालय का आदेश होता है, तो ये आदेश किसको दिया जाएगा, इस बात की सेक्शन 72 प्रोविजन करता है। इसमें भी दो सब क्लॉज है। 72 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि गिरफ्तारी का वारंट मामूली तौर पर एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट होगा, जैसा कि मैंने अभी पहले बता दिया आपको। किंतु यदि ऐसे वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यक है और कोई पुलिस अधिकारी तुरंत न मिल सके तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को उसे निर्दिष्ट कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति उसका निष्पादन करेंगे। यानी एक सब्सिडरी क्लॉज भी बनाया गया है कि प्राइमरी तौर पर तो जो पुलिस अधिकारी होता है सामान्य तौर पर वो थाना अधिकारी होता है, थाना अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाता है। लेकिन ये भी लिखा है कि अगर पुलिस अधिकारी वो नहीं मिले, ठीक है, तो उस कंडीशन में किसी अन्य को भी किया जा सकता है। तो न्यायालय में ये प्रोविजन सेक्शन 72 न्यायालय को ये पावर तो देता है, लेकिन आमतौर पर इसका प्रयोग नहीं होता है, और वारंट पुलिस अधिकारी को ही निर्दिष्ट होता है कि फला व्यक्ति को अरेस्ट करके और न्यायालय में प्रस्तुत करें। सब क्लॉज 272 का क्या कहता है कि जब वारंट एक से अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों को निर्दिष्ट है तब उसका निष्पादन उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि एक से अधिक अधिकारियों को वारंट निर्दिष्ट क्यों करना पड़ता है। ये तब करना पड़ता है जबकि जिन व्यक्तियों को न्यायालय में हाजिर होना है वो व्यक्ति अलग अलग थाना क्षेत्र के अधिकारिता में रहते हैं। तो मान लीजिए कि 3 व्यक्ति हैं जिनको न्यायालय में हाजिर होना है और तीनों शहर के अलग अलग थाना क्षेत्र में हैं, तो वहां पर तीनों थाना अधिकारी के नाम से वारंट इशू किया जाता है। लेकिन साथ में ये भी कह रहा है ये प्रोविजन कि कोई एक भी कर सकता है। तो एक कब करेगा, एक करने के लिए दूसरे के जुरिसडिक्शन में अगर जाता है तो उससे बड़ा कोई, मान लीजिए कि एक इंस्पेक्टर लेवल का आदमी है जिसके कोतवाल जिसके अंडर में 5 थाने आते हैं, तो उसको भी इशू किया जा सकता है और वो व्यक्ति अपने निर्देशन में उन सबको हाजिर करा देगा। तो ये एक पुलिस की व्यवस्था है जिसमें सीआरपीसी में बहुत ज्यादा लिखा हुआ नहीं है, केवल गाइडलाइंस है और ये सुविधा पर आधारित है। कुल मिलाकर मोटो ये है कि उस व्यक्ति को या उन व्यक्तियों को न्यायालय में हाजिर करना है और उसके लिए वारंट इशू किया जाएगा। वो वारंट किसी एक पुलिस अधिकारी के अगेंस्ट भी के लिए भी हो सकता है और एक से अधिक पुलिस अधिकारी के लिए भी हो सकता है। तो इस तरह से ये सेक्शन 72 के प्रोविजन है जो ये बताता है कि वारंट किसको निर्दिष्ट होगा। तो अगर आपको एक लाइन में लिखना हो तो सिर्फ ये आप लिख सकते हैं कि पुलिस अधिकारी को पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को भी, और पुलिस अधिकारी ऑब्लिक अधिकारियों आप कर सकते हैं। तो आपकी ये 20 शब्द के अंदर ये आंसर बैठ जाएगा। सेक्शन 73, वारंट मे बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। जो 72 का ही आधा पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट है, उसी का एक तरह से ये एक्सप्लेनेशन है, एक्सटेंशन है कि वारंट में भी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, यानी जहां पर पुलिस अधिकारी नहीं है तो वहां किसी अन्य व्यक्ति को भी किया जा सकता है। तो यहां पर 73 सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट किसी निकल भागे सिद्ध दोष का मतलब क्या है, जिसको की सजा यानी हियरिंग हो गई, हियरिंग होने के बाद उसको सजा सुना दी गई, उसको कहते हैं सिद्ध दोष, ठीक है।
तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट किसी निकल भागे सिद्ध दोष, उद्घोषित अपराधी या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जो किसी जमानती अजमानती अपराध के लिए अभियुक्त है और गिरफ्तारी से बच रहा है, गिरफ्तार करने के लिए वारंट अपने स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकता है। यहाँ पर पुलिस अधिकारी वर्ड नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो किन आदमियों को, किन तरह के व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए कर सकता है ये? नंबर 1 सिद्ध दोष, यानी ट्रायल हो चुका और उसको सजा सुना दी गई हो लेकिन वो फरार हो गया। दूसरा उद्घोषित अपराधी, यानी कि जिसके खिलाफ 190 में कॉग्निजेंस लेते समय उसको पेश होना था, जमानत पर तो रिहा है लेकिन वो पेश नहीं हुआ, समन जारी हो गया नहीं हुआ, वारंट जारी हो गया नहीं हुआ, कुर्की हो गया नहीं हुआ, तो वो क्या होगा? सिद्ध दोष अपराधी होगा, सॉरी उद्घोषित अपराधी होगा। और तीसरा जो गिरफ्तारी से बच रहा है, यानी एफआईआर तो दर्ज है लेकिन पुलिस उसको अरेस्ट ही नहीं कर पा रही है, तो वो अभी तो बेल भी नहीं हुआ। तो ये 3 कंडीशंस होते हैं जबकि एक व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए थाना अधिकारी के अलावा भी किसी व्यक्ति को वारंट जो है वो निर्दिष्ट किया जा सकता है, रेफर किया जा सकता है। सेक्शन 73 सब क्लॉज 2 ये क्या कहता है कि ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप में अस्वीकार करेगा और यदि वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह वारंट जारी किया गया है उसके अस्वीकार नहीं, अभिस्वीकार, एक्नॉलेज करेगा। ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप में एक्सेप्ट करेगा, एक्नॉलेज करेगा और यदि वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह वारंट जारी किया गया है उसके भार साधन के अधीन किसी भूमि या अन्य संपत्ति में है या प्रवेश करता है तो वह उस वारंट का निष्पादन करेगा। इसका मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति को वारंट जारी किया गया कि फला व्यक्ति को आप अरेस्ट करके न्यायालय में लाओ, तो वह व्यक्ति पहली बात तो उसको रिटेन में एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। सेकंड चीज कि जब उस वारंट के एग्जीक्यूशन में उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए जाएगा तो वह व्यक्ति अगर कहीं छुपा हुआ है, कहीं किसी प्रेमाइस के अंदर है, तो वहां पर जाकर भी उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। क्योंकि ये प्रोविजन अगर नहीं लिखा होता तो कोई भी व्यक्ति बिना किसी प्राधिकार के अगर किसी भूमि में प्रवेश करता है, किसी प्रॉपर्टी में एंटर करता है, तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास हो सकता था। लेकिन चूंकि उसके पास वारंट है तो इसलिए वो अधिकार प्राप्त व्यक्ति हो गया और जैसे ही वो अधिकार प्राप्त व्यक्ति हुआ उसे किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए अगर उसकी भूमि पर जाना पड़े, उसकी प्रॉपर्टी पर जाना पड़े, तो वहां पर वो जा सकता है, उसके पास न्यायालय का प्राधिकार है। सब क्लॉज 3 72 का ही 73 का ये क्या कहता है कि 73 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा वारंट जारी किया गया है गिरफ्तार कर लिया जाता है तब वह वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा। यहाँ पर पुलिस अधिकारी वर्ड क्यों आया? क्योंकि पहले ही आप पढ़ चुके हैं कि 72 में तो पुलिस अधिकारी को वारंट निर्दिष्ट होगा और अगर पुलिस अधिकारी नहीं है तब किसी अन्य को निर्दिष्ट होगा। तो जब किसी अन्य को निर्दिष्ट होगा तो उसके प्रोविजन 73 में दे रखे हैं और 73 सब क्लॉज ये कहता है कि चूंकि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी नहीं है तो अगर वो अरेस्ट कर लेगा तो उसे पुलिस अधिकारी को उसे हैंडओवर करना होगा। यानी अल्टीमेटली पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का काम किसका है? पुलिस अधिकारी का, सीआरपीसी के अंतर्गत। तो अगर कोई किसी इमरजेंसी में नॉन पुलिस अधिकारी को भी वारंट इशू किया गया और उसने उसको अरेस्ट किया तो अल्टीमेटली वो हैंडओवर पुलिस अधिकारी को ही करेगा। तो जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा वारंट जारी किया गया है गिरफ्तार कर लिया जाता है तब वह वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा, जो यदि धारा 71 के अधीन प्रतिभूति नहीं ली गई है तो उसे उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाएगा। यानी जब एक बार पुलिस कस्टडी में आ गया तो उसके बाद पुलिस वही व्यवहार करेगी जो कि सेक्शन 71 में निर्दिष्ट है, ठीक है। इसके कुछ प्रोविजंस और रह गए हैं, काफी लंबे प्रोविजन है तो इसलिए इसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 74 ऑनवर्ड। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।